वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज केमिस्ट्री बाय आशीष सर। एंड बच्चों, ये हमारा 6th लेक्चर होने वाला है इज मैटर अराउंड अस प्योर केमिस्ट्री सेकंड चैप्टर क्लास 9th का। एंड बच्चों, इससे लास्ट लेक्चर में 5th लेक्चर में हमने सॉल्यूशन एंड इट्स टाइप को डिस्कस किया था। उससे पहले हम प्योर सब्सटेंसेस को पढ़ चुके हैं कि प्योर सब्सटेंसेस को हम कैसे क्लासीफाई किए। तो वो सारे वीडियोस आपको आई बटन ऊपर दिख रहा होगा, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। एंड बच्चों, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं कि कंसंट्रेशन का मतलब, इस वर्ड का मतलब क्या होता है, इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। सो बच्चों, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से पहले आपको कंपोनेंट पता होने चाहिए सॉल्यूशन के। जो हमने लास्ट लेक्चर में भी कुछ हमने कंपोनेंट के बारे में पढ़ा था, सो उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। एक दो बढ़िया क्वेश्चन आपको करवाता हूँ उस पर, एंड उसके बाद हम कंसंट्रेशन को स्टडी करेंगे। सो बच्चों, कंपोनेंट की अगर बात करें तो फर्स्ट पॉइंट अपने को ये पता है कि सॉल्यूशंस के अंदर टोटल कितने कंपोनेंट होते हैं। सॉल्यूशंस आर बाइनरी इन नेचर। बाइनरी का मतलब बच्चों क्या होगा? बाइनरी सिस्टम का मतलब है इसके अंदर 2 कंपोनेंट्स होते हैं। बाइनरी का मतलब होता है 2 कंपोनेंट्स। अब जो कंपोनेंट आपको पता है कि आखिर सॉल्यूशन के जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स होंगे जिनसे सॉल्यूशन बना होगा, है ना, उनको कंपोनेंट कहते हैं। अब इसमें 2 कंपोनेंट हैं, तो 1 बाय 1 इसको डिस्कस कर लेते हैं। पहला कंपोनेंट अपने पास जैसे सॉल्यूट हम ले लेते हैं, ठीक है। सॉल्यूट अपने पास एक कंपोनेंट है एंड दूसरा कंपोनेंट होता है सॉल्वेंट, ठीक है। पहला कंपोनेंट जैसे सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, द कंपोनेंट प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट, जो कि स्मॉल अमाउंट में होता है इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर बहुत कम अमाउंट में होगा, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूट। एंड द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, जो कि लार्ज अमाउंट में होगा, उसको हम कहेंगे सॉल्वेंट। जिसकी अमाउंट बच्चों सॉल्यूशन के अंदर ज़्यादा होगी दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट, एंड जिसकी अमाउंट कम होगी उसको हम कहेंगे सॉल्यूट। अब बच्चों, इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस में देता हूं जिनको आप सॉल्व करें और बताएं मुझे कि कौन सा इसमें से सॉल्यूशन होगा, कौन सा सॉल्वेंट होगा एंड कौन सा सॉल्यूट होगा, ठीक है। तो ये तो आपको पता लगा कि बाइनरी सिस्टम होता है एंड 2 कंपोनेंट में 1 कंपोनेंट सॉल्यूट होगा जो स्मॉल अमाउंट में होगा एंड सॉल्वेंट जो कि लार्ज अमाउंट में होगा। सो कुछ क्वेश्चन है अपने पास कि ये है सॉल्यूशन है एंड इसमें सॉल्यूट आपने बताना है प्लस आपने सॉल्वेंट इसके अंदर बताना है कि सॉल्वेंट इसके अंदर कौन सा होगा। सो बच्चों, सॉल्यूशन है अपने पास लाइक ब्रास हमने लास्ट टाइम पढ़ लिया था। इसको आपने बताना है कि इसके अंदर सॉल्यूट कौन सा है एंड सॉल्वेंट कौन सा है। लाइक अपने पास आ जाता है शुगर सॉल्यूशन में आप बताएं, एंड वीडियो को पॉज कर लें और यहाँ इनको फटाफट आप मुझे सॉल्व करके बता दें भाई क्या इसमें सॉल्यूट है क्या सॉल्वेंट है। लाइक एक बहुत इंपॉर्टेंट आता है टिंचर ऑफ आयोडीन। आई थिंक हमने लास्ट टाइम ये पढ़ लिया था, इसमें हमने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के अंदर इसको किया था, इसको भी आप करें। टिंचर ऑफ आयोडीन के बाद बच्चों यहाँ पर आप लिख लें शुगर सॉल्यूशन, ब्रास, टिंचर ऑफ आयोडीन एंड इसके बाद ऑक्सीजन इन वाटर, ठीक है। इसको आप जरूर सॉल्व कर लें। तो ये मुझे बताएं फटाफट कि इसमें क्या क्या सॉल्यूट एंड क्या सॉल्वेंट होंगे। तो भाई आपने सॉल्व कर लिया, तो इसको ब्रास में सॉल्यूट कौन सा है जल्दी से बताइए। ब्रास के अंदर, ब्रास इज अ अलॉय, आपको पता है ना अलॉय है। एंड अलॉय किस टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं? होमोजीनस मिक्सचर्स होते हैं बेसिकली, है ना। होमोजीनस होते हैं अलॉयज, बट हमने होमोजीनस के अंदर कौन सा एग्जाम्पल पढ़ा था? सॉल्यूशन का। तो ब्रास के अंदर जो कम अमाउंट में होता है दैट इज जिंक, जो कि 30% होता है ना। एंड कॉपर इसके अंदर बाकी 70% होगा। तो जो 70% है मतलब ज़्यादा है तो सॉल्वेंट आ गया, ठीक है। शुगर सॉल्यूशन, नेक्स्ट शुगर सॉल्यूशन। तो
शुगर तो इसके अंदर सॉल्यूट होगा एंड उसका सॉल्यूशन अगर हम वाटर में बनाएं तो वाटर आपके पास क्या आ जाएगा, सॉल्वेंट। टिंचर ऑफ आयोडीन, यस वेरी इंपॉर्टेंट, टिंचर ऑफ आयोडीन मेडिसिनल वैल्यू भी रखता है एंड टिंचर हम कहते हैं बच्चों उस सॉल्यूशन को जो हम अल्कोहल के अंदर बनाते हैं। तो कई बार बच्चे ये गलती करते हैं, आयोडीन तो ठीक लिखते हैं बट यहाँ पर लिख लेते हैं वाटर, जो कि लिख करके आप गलत कर दें ताकि आपको याद रहे कि भाई ये वाटर यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, अल्कोहल, अल्कोहल यहाँ पर आएगा। ठीक है बच्चों, तो अल्कोहल के अंदर आयोडीन को मिक्स करते हैं, दैट इज टिंचर ऑफ आयोडीन। वाटर गलत हो जाएगा, इसको नोट कर लें, अक्सर बच्चे वाटर लिख करके गलती करते हैं। ऑक्सीजन इन वाटर, सिंपल, O2 इन वाटर। ऑक्सीजन गैस भैया वाटर में डिसॉल्व हो सकती है, यस बिल्कुल हो सकती है ऑक्सीजन गैस। एक और मुझे याद आ रहा है बच्चों, एरेटेड ड्रिंक, ये भी लास्ट टाइम बताया था, इंपॉर्टेंट है ये सारे, पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर। एरेटेड ड्रिंक, एरेटेड ड्रिंक में CO2 गैस किसके अंदर आएगा, वाटर के अंदर। एग्जाम्पल सोडा वाटर, सोडा वाटर हो जाता है ना इसका एग्जाम्पल, तो CO2 इन वाटर। तो भाई ये आपको समझ में आया कि सॉल्यूशन कुछ स्पेशल टाइप के थे जो अक्सर पूछे जाते हैं, इसके अंदर कौन सा सॉल्यूट है एंड कौन सा सॉल्वेंट है। तो आप मैच कर ले कितना आपका सही है कितना गलत है, क्योंकि ये लास्ट लेक्चर में बच्चों हो चुका था, अभी बस मैं रिवाइज इसको एक टाइप से आपको करवा रहा हूँ, तो इसको नोट कर लें। अच्छा, आगे इसमें चलते हैं कि इतना तो आपको पता लग गया कि भाई सॉल्यूशन होता है, उसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अच्छा, तो आगे इसमें देखते हैं कि आगे बच्चों अपने पास कंसंट्रेशन आती है। कंसंट्रेशन क्या होगा, पहले इसको मैं डिफाइन कर लेता हूं। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर यूनिट वॉल्यूम, और पर यूनिट मास भी आप लिख सकते हैं, पर यूनिट वॉल्यूम या पर यूनिट मास, इन the amount of solute present in per unit volume of solution, या फिर आप यहाँ पर solvent भी लिख सकते हैं। सो बच्चों अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो कि प्रेजेंट होती है पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्वेंट, उसको हम कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब बच्चों सॉल्यूट प्रेजेंट होता है, मतलब आपको मैं दो सॉल्यूशन के अगर एग्जांपल दूं, सॉल्यूशन नंबर 1 आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि हमने 2 ग्राम सॉल्ट को, अच्छा चलिए सॉल्ट रहने देते हैं, शुगर लेते हैं, 2 ग्राम शुगर को हमने 100 ml वाटर में डिसॉल्व कर लिया, ठीक है। एंड सॉल्यूशन 2 में हमने क्या किया, 10 ग्राम शुगर को 100 ml वाटर में ले लिया। भाई आपने मुझे ये बताना है कि इसमें से किसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, कौन सा सॉल्यूशन ज़्यादा कंसंट्रेटेड होगा। तो आपको पता है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है। अगर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बहुत ज़्यादा है जो कि इसमें है, ठीक है, तो ये ज़्यादा कंसंट्रेटेड होगा, मोर कंसंट्रेटेड, ठीक। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जितना ज़्यादा होगा वो उतना ज़्यादा कंसंट्रेटेड होगा एंड 2 ग्राम सॉल्यूट यहाँ पर लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन आएगा। तो इसमें और कुछ क्वेश्चंस हम आगे करते हैं, इसको पहले आप नोट कर लें। अब बच्चों आपको समझ में आया कि कंसंट्रेशन मींस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। अगर बहुत ज़्यादा सॉल्यूट प्रेजेंट है तो ज़्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बनेगा, और अगर कम सॉल्यूट प्रेजेंट है तो कम कंसंट्रेटेड वहाँ पर सॉल्यूशन बनेगा। मतलब जब भी कंसंट्रेशन आएगा तो आपके दिमाग में सॉल्यूट की अमाउंट आनी चाहिए, ठीक है। एंड सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट में आप डिफरेंस पता लगा सकते हैं कि जिसकी अमाउंट कम है दैट इज सॉल्यूट। अब बच्चों इससे रिलेटेड एक टर्म हम यहाँ पर पढ़ते हैं, दैट इज सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होती है कि कितना सॉल्यूट आपने 100 ग्राम में डिसॉल्व किया हुआ है, ठीक है। देखो 2 वर्ड यूज होते हैं, अगर हम देखें ऐड एंड डिसॉल्व, ठीक है, 2 वर्ड है ना, दोनों का अलग अलग मीनिंग है।
कि हम 100 ml वाटर में 100 ml वाटर के अंदर हम कितना भी सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है, ऐड करो भाई कितना भी हो सकता है, बट डिसॉल्व कितना होगा दैट इज लिमिटेड, है ना, कि इतना वो डिसॉल्व हो जाएगा, मैक्सिमम लिमिट तक वो इतना ग्राम डिसॉल्व हो जाएगा सॉल्यूट। बट ऐड करना इस कि आपने सिंपली उसमें ऐड कर दिया, एंड डिसॉल्व करना मतलब वो डिफ्यूज़ हो चुका है अब उसके पार्टिकल्स के बीच, जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं उनके बीच वो डिसॉल्व हो चुका है। तो इस तरह से ऐड एंड डिसॉल्व दोनों अलग अलग वर्ड होते हैं। अब जो सॉल्युबिलिटी का अगर हम यहाँ पर डेफिनेशन बनाएं तो इसमें आ जाएगा द अमाउंट ऑफ, अच्छा ऐसे लिख सकते हैं, द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ, द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट, ध्यान से समझना बच्चों, द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड, दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ वाटर एट अ फिक्स टेम्परेचर। टेम्परेचर बहुत क्रूशियल है बच्चों, यहाँ पर टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर फिक्स रहना चाहिए, ठीक है। सो नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ वाटर एट अ फिक्स टेम्परेचर। अब बच्चों मैं ml की जगह में ग्राम भी ले सकता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि जो डेंसिटी होती है दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम। वाटर के केस में ये डेंसिटी की वैल्यू होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 1 ग्राम। सो 1 जब इसकी वैल्यू होती है सो मास किसकी इक्वल आ जाएगा, वॉल्यूम की इक्वल आ जाएगा अगर डेंसिटी को मैं 1 रख दूँ। मतलब 100 ml को मैं 100 ग्राम भी ले सकता हूँ, किसके लिए, सिर्फ वाटर के लिए, क्योंकि उसकी डेंसिटी क्या है 1 है। तो 100 ग्राम को मैं 100 ml ले सकता हूँ, ठीक है। सो ये तो सिंपल सी बात थी, आई थिंक आपको पता होगी कि 100 ml वाटर को हम 100 ग्राम वाटर भी लिख सकते हैं। अभी यहाँ पर बात आती है द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ वाटर एट अ फिक्स टेम्परेचर। अब बच्चों यहाँ पर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूँ तो सॉल्युबिलिटी ऑफ NaCl जो कॉमन सॉल्ट होता है इज 36 ग्राम्स, ठीक है। वाटर के अंदर एक फिक्स टेम्परेचर पर, हम कहें रूम टेम्परेचर पर, उसका सॉल्युबिलिटी 36 ग्राम होता है। अब ये फिक्स्ड है। अब इसका मतलब क्या है बच्चों, सेंटेंस का मतलब है कि एक्चुअल में 36 ग्राम ही वो क्यों आया है, और अगर हम इससे ज़्यादा ऐड कर दें तो क्या वो डिसॉल्व होगा या नहीं होगा, या इससे कम ऐड करें तो क्या ये डिसॉल्व होगा या नहीं होगा। इसको हम पढ़ेंगे कि आपने पढ़ा होगा सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड, उसको हम बच्चों इसमें पढ़ते हैं। सो इसको आप फटाफट नोट कर लें। अब बच्चों हमने इतना तो पढ़ लिया है कि भाई कितना उसकी सॉल्युबिलिटी 36 ग्राम है NaCl की 100 ग्राम वाटर के अंदर रूम टेम्परेचर पर, फिक्स टेम्परेचर पर 36 ग्राम उसकी सॉल्युबिलिटी है। इसका मतलब क्या है बच्चों, इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि हम, अब आपको यहाँ पर 3 कैटेगरीज दिखाई दे रही होंगी, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड। अब ये तीनों ही सॉल्युबिलिटीज़ के बेसिस पर हमने अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन बना दिए, ठीक है। अब सैचुरेटेड में क्या आता है कि मैक्सिमम 36 ग्राम ऑफ NaCl, maximum 36 grams of NaCl is dissolved in water in 100 grams या फिर 100 ml of water। बच्चों 100 ml वाटर के अंदर आप मैक्सिमम 36 ग्राम NaCl को डिसॉल्व कर सकते हैं, और यहाँ पर एक कंडीशन आपको पता है, एट फिक्स टेम्परेचर, मतलब स्पेसिफाइड टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर पर आप इतना इसको डिसॉल्व कर सकते हैं। अब ये लिमिट है, दैट इज मैक्सिमम। तो जब आप मैक्सिमम डिसॉल्व कर पाते हैं तो उसको कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब हमने क्या किया कि 36 से अगर हम कम डिसॉल्व करें, अगर हमने 36 से कम, सपोज हमने 30 ग्राम ले लिया, तो क्या वो डिसॉल्व होगा? यस, ऑब्वियसली वो डिसॉल्व होगा, पूरा डिसॉल्व हो जाएगा।
एंड कैसा सॉल्यूशन बनेगा, वो बनेगा अनसैचुरेटेड, है ना। सैचुरेट मतलब आप समझ सकते हो कि जैसे आपने 4 घंटे 5 घंटे आप लगातार बैठ करके स्टडी कर रहे हैं, अब आप हो चुके हैं सैचुरेट, ठीक है। कहते हैं ना कि भाई मैं तो अब सैचुरेट हो चुका हूँ, इससे ज़्यादा तो पढ़ नहीं सकता। सैचुरेट का मतलब अब यहाँ से जाना स्टार्ट हो गया है ना। तो सैचुरेट मतलब मैक्सिमम 36 ग्राम ऑफ NaCl, लिमिट आ गई है, ये है लिमिट कि 36 ग्राम NaCl को आप मैक्सिमम डिसॉल्व कर सकते हैं। अब अगर इससे कम अगर हमने ऐड कर दिया, सपोज हमने 30 ग्राम्स ऑफ NaCl को डिसॉल्व किया, डिसॉल्व इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर, ठीक है। तो 100 ग्राम वाटर में आपको पता है एट फिक्स टेम्परेचर आपने 30 ग्राम्स ऑफ NaCl को डिसॉल्व किया, तो उससे बनेगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। मतलब अभी आप 6 ग्राम्स और ऐड कर सकते हैं, आराम से ऐड होगा, 6 ग्राम और ऐड करिए, ऐड हो जाएगा, ठीक है। दैट इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। लास्ट में डेफिनेशन बताऊंगा, बिकॉज पहले अगर डेफिनेशन बता दूंगा तो बच्चों कंफ्यूज हो जाते हैं, तो एग्जाम्पल से समझो, उसके बाद लास्ट में डेफिनेशन आप अपने आप बना लोगे, ठीक है। सुपर सैचुरेटेड, सुपर मतलब बस हो गया लिमिट के पार, ठीक है। 36 ग्राम NaCl लिमिट था, आपने कहा नहीं मैं तो 40 ग्राम या 50 ग्राम ऐड करूंगा, ऐड तो बच्चों कर लोगे, क्या वो डिसॉल्व होगा? नहीं, वो डिसॉल्व नहीं होगा। मीन्स अगर हमने 40 ग्राम्स ऑफ NaCl एडेड इन 100, अब हम यहाँ पे ऐड वर्ड लिख रहे हैं बिकॉज ये डिसॉल्व तो होगा नहीं, यहाँ पर डिसॉल्व होगा, यहाँ पर डिसॉल्व होगा, यहाँ आप ऐड कर सकते हैं। सो 40 ग्राम ऑफ NaCl एडेड इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर, भाई डिसॉल्व तो होगा नहीं। टेम्परेचर क्या रखना है? फिक्स्ड। टेम्परेचर के साथ अभी खेल हम बाद में करेंगे, ठीक है, कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे क्या होगा, डिक्रीज करने पे क्या होगा, दैट आर फर्दर कंडीशंस। तो इतना आपने कर लिया, इतना जरा लाइन हम लगा लें, ठीक है, दैट इज क्लियर। तो इसको पहले नोट कर लें, इसके बाद मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताता हूं। डेफिनेशन आप खुद ब खुद इसकी बना सकते हैं। और आपको पता है 36 ग्राम किसके लिए वैल्यू है? NaCl के लिए। भाई शुगर के लिए अलग होगा, अल्कोहल के लिए सॉल्युबिलिटी अलग होगी, ठीक है, एसीटोन के लिए अलग होगी, सबके लिए सॉल्युबिलिटी अलग होगी। तो दैट इज सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम ऑफ 36 ग्राम डिसॉल्व इन NaCl, दैट इज सॉल्युबिलिटी डिसॉल्व ऑफ NaCl इन वाटर, ठीक है। तो इससे कम अनसैचुरेटेड, इससे ज़्यादा सुपर सैचुरेटेड, ठीक है। इसको नोट करें, इसके बाद हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। अच्छा बच्चों, अब आपने एग्जाम्पल देख लिया है, एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ में आया। अब इसकी डेफिनेशन को देखो, ध्यान से डेफिनेशन देखना। सैचुरेटेड में हमने कहा एक लिमिट बन जाती है, मैक्सिमम, है ना। तो डेफिनेशन ध्यान से देखो, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट अ फिक्स टेम्परेचर, ठीक। तो मैक्सिमम आप कितना सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं, और डिसॉल्व वर्ड लिखा हुआ बच्चों, ठीक है। मैक्सिमम आप कितना डिसॉल्व कर सकते हैं इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट अ फिक्स टेम्परेचर, दैट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक। तो डेफिनेशन रट्टा नहीं मारना, बस एग्जांपल आपको याद रखना है। अब आ जाओ अनसैचुरेटेड पर, ठीक। अ सॉल्यूशन इन विच मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी एडेड, ठीक है, या एडेड की जगह बढ़िया तो आप लिख लो कैन बी डिसॉल्व्ड, ठीक है, कैन बी डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट अ फिक्स टेम्परेचर। क्या कहा? द सॉल्यूशन इन विच मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मतलब 30 ग्राम तो है, आप 6 ग्राम और मिला सकते हो क्योंकि वहां तक उसकी लिमिट है, ठीक है। सो अ सॉल्यूशन इन विच मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट अ फिक्स टेम्परेचर, ठीक। दो डेफिनेशन समझ में आई। सुपर सैचुरेटेड देखो, द सॉल्यूशन इन विच सॉल्यूट इज प्रेजेंट मोर देन सैचुरेटेड सॉल्यूशन, मतलब सैचुरेटेड में 36 ग्राम था, सुपर सैचुरेटेड में उससे ज़्यादा होगा, और डिसॉल्व तो वैसे भी नहीं होगा वो। सो द सॉल्यूशन इन विच सॉल्यूट इज प्रेजेंट मोर देन सैचुरेटेड सॉल्यूशन विच कैन नॉट बी डिसॉल्व, ठीक है, डिसॉल्व तो होगा नहीं, ये तो अंडरस्टूड है। तो ये आपको समझ में आया भी, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड पूरा यहाँ पर क्लियर हो गया। अब
फिक्स टेम्परेचर, जो ये टेम्परेचर की कहानी है जरा इसको देख लेते हैं। पहले हम टेम्परेचर की स्केल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। फर्स्ट चैप्टर हो चुका है, फर्स्ट चैप्टर का थोड़ा सा यहाँ रिवीजन कर लेते हैं कि टेम्परेचर की बेसिकली कौन कौन सी स्केल्स होती हैं, कैसे उनको इंटरकन्वर्ट किया जाए एंड क्वेश्चंस उस पर कैसे बन सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसको आप फटाफट नोट कर लें। अब बच्चों टेम्परेचर स्केल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। टेम्परेचर हमने लास्ट लेक्चर में भी कई बार पढ़ा हुआ है कि टेम्परेचर को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं। द मेजरमेंट ऑफ हॉट और कोल्ड ऑफ अ सब्सटेंस, उसी को टेम्परेचर कहते हैं। मतलब उस सब्सटेंसेस में, वो सब्सटेंस के पार्टिकल्स के अंदर कितनी एनर्जी ऑफ मोशन है, दैट इज टेम्परेचर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। कि काइनेटिक एनर्जी, टेम्परेचर जितना बढ़ाओगे तो सब्सटेंस की काइनेटिक एनर्जी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी एंड डिफ्यूज़न भी उसमें उतना ही ज़्यादा होगा। तो बच्चों ये तो हम पढ़ चुके हैं। फिलहाल आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि टेम्परेचर हम जितना इंक्रीज करें, काइनेटिक एनर्जी, आपको पता है ना, द एनर्जी ड्यू टू मोशन, वो भी इंक्रीज होगी। और जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो डिफ्यूज़न की जो प्रोसेस होती है दैट इज़ आल्सो इंक्रीजेस। ठीक, तो ये जो फर्स्ट चैप्टर में हम इसको कर चुके हैं, है ना। तो इसको तो ये तो फिलहाल आपको पता है। अब आगे बढ़ते हैं कि आपको पता है कि SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। अब जो 3 स्केल्स आती हैं, एक होता है डिग्री सेल्सियस, है ना, एक होता है डिग्री सेल्सियस, एक आपके पास फ़ारेनहाइट आता है एंड एक होता है केल्विन स्केल। अब जो सिंबल की अगर हम बात करें तो डिग्री सेल्सियस को इस तरह से सिम्बलाइज किया जाता है। फ़ारेनहाइट के साथ भी हम डिग्री का यूज़ कर सकते हैं, बट केल्विन क्योंकि एक साइंटिस्ट का नाम है तो इसके साथ हम डिग्री नहीं यूज़ करेंगे। ठीक है, ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अब भाई मेन चीज़ आती है कि इंटर कन्वर्जन कैसे किया जाए। ठीक है, पहले मैं इंटर कन्वर्जन आपको बताऊंगा डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन का, उसके बाद हम फ़ारेनहाइट पे जाएंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि डिग्री सेल्सियस फर्स्ट चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं, +273 दैट इज़ केल्विन स्केल में चेंज हो जाएगा। सिंपल है, पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर के अंदर। एंड केल्विन -273 दैट इज़ डिग्री सेल्सियस। तो ये भी इससे बन जाता है। इट मीन आपने डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन में क्या करना है, अगर आप डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जा रहे हैं तो 273 को ऐड कर लो, और केल्विन से अगर डिग्री सेल्सियस में आ रहे हो तो -273 कर लो, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मतलब डिग्री सेल्सियस से अगर केल्विन जाना है तो 273 ऐड कर दो, और अगर केल्विन से डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है, केल्विन टू डिग्री सेल्सियस -273 करो, काम आपका वहाँ पर हो जाएगा, वहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, इतना क्लियर हुआ। सो डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले आपने याद रखने हैं। एंड आगे मैं आपको एक टेबल बना करके एक क्वेश्चन पूछता हूँ, सो उसको आपने सॉल्व करना है। सो कॉपी पेन लेके बैठिए, इसको नोट करने के बाद एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। ठीक है बच्चों, तो ये आपको क्वेश्चन यहाँ दिखाई दे रहा है, एक टेबल आपको दिखाई दे रही है कि डिग्री सेल्सियस है, डिग्री सेल्सियस केल्विन में लिखा हुआ है टेम्परेचर, डिग्री सेल्सियस केल्विन, एंड यहाँ लिखी हुई है फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस, कि आखिर जो सब्सटेंस हमने वाटर लिया है तो वाटर इस टेम्परेचर पे कौन से स्टेट में होगा। तो आपको क्वेश्चन मार्क जहाँ जहाँ लिखे हुए हैं, वीडियो आप लेक्चर पॉज करिए और इसको सॉल्व करिए। ऊपर आपको फॉर्मूला लिखा हुआ है, डिग्री सेल्सियस +273 आपको पता है केल्विन में चेंज हो जाता है, एंड केल्विन -273 डिग्री सेल्सियस में। तो फटाफट जरा इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, आपने वीडियो पॉज करना है एंड इसको आपने सॉल्व कर लेना है। ठीक है, अच्छा हुआ, सॉल्व हुआ। तो अब देखिए, अब आप मैच करिए। ठीक है, अब मेरे साथ आंसर मैच करना कि 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में क्या करना है, +273। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, +273 ये आ जाएगा 373 केल्विन। ठीक है भाई, अब 100 डिग्री सेल्सियस पर
दिस इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अब बॉइलिंग पॉइंट में आपको पता है लेटेंट हीट में हमने कंसेप्ट में पढ़ा था कि 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉइलिंग लिक्विड तो होता ही होता है, प्लस उसके साथ गैस जो वेपर बननी भी स्टार्ट हो जाती है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर लिक्विड भी होगा एंड गैस भी होगा, इसको आपने ध्यान रखना है, ठीक है। सेकंड, अच्छा यहां पर आप बताइए कि 273 है, डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है, क्या करें, -273 कर दें, ठीक है, केल्विन -273। अब भाई ये आ गया 0, ठीक है, 0 हो गया। एंड 0 डिग्री सेल्सियस पर दिस इज द मेल्टिंग पॉइंट। तो वाटर किस स्टेट में यहां पर रहेगा, वाटर बच्चों यहां पर सॉलिड तो होगा ही, आइस तो होगी, प्लस उसमें कुछ लिक्विड भी बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, तो लिक्विड भी बनना स्टार्ट हो जाएगा 125 का केल्विन में। अब भाई 125 प्लस 273 करना है, तो कितना हो जाएगा, 273 आपने इसमें प्लस कर देना है, तो ये हो जाएगा 398 केल्विन, ठीक है भाई, 398 केल्विन हो गया। एंड 125 डिग्री सेल्सियस पर वो कौन से स्टेट में होगा, गैसेस स्टेट में होगा, है ना, गैस स्टेट में चला जाएगा, पूरा वेपर बन जाएगा वाटर, ठीक है। -20, तो क्या करना है, केल्विन में चेंज करना है, -20 प्लस 273 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ये हो जाएगा 253, है ना, 253 हो गया, 253। अब भाई -20, ठीक है, रेफ्रिजरेटर में आपने देखा होगा फ्रिज के अंदर जो बर्फ़ वाला जो कॉर्नर है, ठीक है, फ्रीजिंग एरिया है, वहाँ पर आप देखोगे -20 का मतलब है दैट इज़ आइस, तो सॉलिड सही है। एंड 363 तो केल्विन में है, केल्विन -273 किया, तो भाई ये आ गया -273 करोगे तो ये आ जाएगा 27, ये आ जाएगा 90, ठीक है, ये आ जाएगा 90 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 90 डिग्री सेल्सियस। और कौन सी स्टेट होगी, ये होगी लिक्विड स्टेट, ठीक है भाई, लिक्विड स्टेट में रहेगा ना, 90 पर तो लिक्विड ही रहेगा। तो ये आई थिंक आपको क्लियर हो गया, पूरा डाटा आपकी समझ में आ गया, क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया कि डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन में इंटर कन्वर्जन कैसे किया जाए। इसको नोट करें, अपने आंसर्स मैच कर लें, एंड इसके बाद हम फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज करें, कैसे इंटर कन्वर्ट करें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे बच्चे उसको अटैम्प्ट नहीं कर पाते बिकॉज एनसीईआरटी में तो मेनली यही दिया हुआ है, बट वहाँ पर फ़ारेनहाइट को हम स्टडी करते हैं। तो बच्चों उसको आप नोट कर लें, ठीक। अच्छा बच्चों, अब आपकी समझ में डिग्री सेल्सियस आ गया, केल्विन आ गया, अब बचा है फ़ारेनहाइट। तो फॉर्मूला आपने नोट करना है कि डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ठीक है। अगर डिग्री फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस में गिवन है तो 9/5 से इंटू करो, प्लस 32 कर दो, डिग्री फ़ारेनहाइट मिल जाएगा। एंड डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट -32, ठीक है। ऐसे आपने इसको सॉल्व कर लेना है कि डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 एंड डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट -32। तो भाई इसको आप एक क्वेश्चन इसमें लिख लें एंड उसको सॉल्व करें। कैलकुलेट द टेम्परेचर 320 केल्विन, हाँ केल्विन में आप ले लो 320 केल्विन इन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। डिग्री सेल्सियस डिग्री फ़ारेनहाइट में 320 केल्विन को, इस तरह का क्वेश्चन है कि भाई 320 केल्विन को, ये बच्चों एक बार ओलंपियाड में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ध्यान रखें ओलंपियाड में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिकॉज आपको पता है डिग्री सेल्सियस और केल्विन तो आसान है, निकाल लेगा कोई भी, बट डिग्री फ़ारेनहाइट जब आता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन तीनों में कैसे इसको इंटर कन्वर्ट करें। तो बच्चों आपने क्या करना है, पहले फॉर्मूला नोट कर लो। कैलकुलेट द टेम्परेचर 320 केल्विन। अब इस केल्विन को आपने डिग्री सेल्सियस में भी चेंज करना है, डिग्री फ़ारेनहाइट में भी। पहले क्या करो, इसको चेंज कर लो सेल्सियस में, आसान है। केल्विन गिवन है, डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है, 273 माइनस कर दो, ठीक है। इधर मैं आपको बता रहा हूँ सॉल्यूशन। तो 320 में से केल्विन जो था उसमें से हमने 273 माइनस किया तो ये आ जाएगा
27, हाँ 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है भाई, 27 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो सेल्सियस तो सॉल्व हो गया। अब फ़ारेनहाइट में क्या करें कि डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू, फॉर्मूला उठा लो यहाँ से, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 27 + 32। ठीक है, तो इसको जरा आप जल्दी से सॉल्व करो, कितना आ रहा है इसमें 9/5। अच्छा सॉल्व करिए इसको फटाफट। ठीक है, 27 × 9, 27 × 9, तो ये हो जाएगा बच्चों आपके पास, इसको आप सॉल्व करें, +32, हाँ बिल्कुल सही है, ये आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 27/9। Hmm, 243 एंड डिवाइड बाय 5, तो इसको आप फटाफट कैलकुलेट कर लें। अच्छा बच्चों, ये आ रहा है आपका 80.6, ठीक है, 80.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, कैलकुलेट आप कर लें, कैलकुलेटर से मैच कर लें, 80.6 डिग्री फ़ारेनहाइट ही आ जाएगा। ठीक है, तो डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस से इंटू करें, +32 कर लें, दैट इज 80.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक हो जाएगा। सो इस टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको बता दूं, ओलंपियाड में ये क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कैलकुलेट द टेम्परेचर 320 केल्विन इन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है बच्चों, इसको जरूर कर लें। तो ये हमने कवर कर लिया है, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं ये, इन फार्मूलाज को आप नोट कर लें और इनको याद रखें, क्योंकि डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन तो आसान है, बट जब फ़ारेनहाइट आता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो डिग्री सेल्सियस से आपने क्या 9/5 को इंटू किया, +32 कर दिया, दैट इज़ डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरह से हम डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड हमने पढ़ा कि कंसंट्रेशन एंड सॉल्युबिलिटी को हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। अगले लेक्चर में सॉल्युबिलिटी और कंसंट्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन हम करेंगे, न्यूमेरिकल जो बच्चों पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको आप प्रैक्टिस करें एंड मिलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट लेक्चर में।